हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के वीडियो का सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड ग्रेड ए, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, चारों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए, आपके इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम वीडियो में चलते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, थीम क्या थी। एक टाइम ऐसा था कि जो इंडिया में मतलब कुछ सेक्टर्स ऐसे थे, जैसे जो छोटी कंपनीज थी, नई नई कंपनीज थी, उनको लोन लेने में इशू आते थे। लोगों को घर बनवाना होता था, उन्हें लोन मिलने में बहुत ज़्यादा बैंकों से दिक्कत होती थी, स्पेशली छोटे घरों के लिए। एक्सपोर्ट का काम जो लोग करते थे उन्हें लोन नहीं मिलता था। फार्मर्स को लोन मिलने में इशू होता था। एजुकेशन लोन मिलना मुश्किल होता था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कई बार छोटे शहरों में लोन मिलना मुश्किल होता था। तो आरबीआई को एक टाइम पर ऐसा लगता कि ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे पैसा जाना ही जाना चाहिए। इन सेक्टर्स के लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए लोन मिलने के लिए। बैंक अमीरों को तो लोन दे रहा है जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, बट छोटे प्रोजेक्ट्स को लोन नहीं दे रहा है। तो आरबीआई इसके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल। ओके, तो पीएसएल क्या है? पीएसएल जो होता है एक रिक्वायरमेंट है बैंक्स का कि वो अपनी लैंडिंग का एक स्पेसिफिक पोर्शन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है वो हम आगे देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए लोन देंगे, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए लोन देंगे, वीकर सेक्शन को उनके घरों के लिए लोन देंगे। तो वो प्रायोरिटी सेक्टर है। क्या क्या है वो हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, कितना कितना लोन दिया जाता है, किस बैंक के लिए क्या गाइडलाइन है, वो सब कुछ। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्लोज टू द सेक्टर विच मे नॉट गेट एडुकेट क्रेडिट फ्रॉम प्योरली कॉमर्शियल कंसिडरेशंस। ओके, तो ये था कि जो जरूरत वाले सेक्टर्स है वहां पर भी पैसा जाए, क्योंकि एट द एंड ऑब्जेक्टिव इज फॉर अस टू ग्रो अवर कंट्री, टू डेवलप आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को लोन दे, सबको लोन मिलना चाहिए जो भी वर्दी है उस चीज के लिए। ये एक रेगुलेटरी ये एक रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और ये डायरेक्ट किया है आरबीआई ने। तो जब आरबीआई ने कोई चीज बोल दी है और वो ऑलरेडी बीआर एक्ट के अंदर है, तो बैंकों को वो चीज माननी ही पड़ेगी। पूछा नहीं जा रहा है बैंकों से। लॉ के अंदर अगर आ गया, अगर बीआर एक्ट जो कि देश का एक कानून है, अगर कानून के अंदर आ गया है, तो जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं या बैंक्स हैं उन्हें ये चीज माननी पड़ेगी। मनवाने का काम आरबीआई का है। इन एसेंस पीएसएल इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो पीएसएल है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी टूल है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि हमारा आरबीआई ग्रेड बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पीएसएल इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डायरेक्ट लैंडिंग बाय बैंक्स। ये सेक्टर्स हैं। क्या क्या सेक्टर्स हैं? एक नाम है, एक कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओ तो वहां पे सीमा नाम का एक एचआर होगा या एचआर होगी जो आपका इंटरव्यू लेगा। तो वही आपको नाम याद रखना है, एचआर सीमा, HRSEEMA। ओ अदर्स आप याद रखो। एंड ये जो एक्रोनिम मैंने बनाया है इसका कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर किसी का नाम सीमा हो जो इससे रिलेट हो रहे हैं, देन आई हम्बली अपोलोजाइज। मेरा आपके नाम को ऐसा यूज करने का कुछ भी नहीं है। ओके, एच हाउसिंग, सॉरी, एच हाउसिंग, आर रिन्यूएबल एनर्जी, एच सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई एक्सपोर्ट, ई एजुकेशन, एम एमएसएमई, ए एग्रीकल्चर, ओ अदर्स। इनके अंदर क्या क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अभी के लिए हम इस एक्रोनिम के साथ चलते हैं कि हमारे पीएसएल के लिए क्या क्या सेक्टर्स है। हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोशल इंफ्रा है, एक्सपोर्ट है, एजुकेशन है, एमएसएमई है, एग्रीकल्चर है एंड कुछ अदर सेक्टर है। आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछा गया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है या फिर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस क्या होते हैं, आप इसके बारे में डिटेल में बताइए। मैंने उन्हें 3-4 मिनट तक नॉन स्टॉप बोला था जितना इस पीपीटी के अंदर लिखा हुआ है। मैंने बस पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से बोला था, ये पीपीटी नई गाइडलाइंस के हिसाब से बनी है। यहाँ पे हमारे टारगेट डिफाइन किए गए हैं पीएसएल के अंदर। आरबीआई का लेटेस्ट सर्कुलर जनवरी 2026 का आया था जिसके अंदर ये बताया गया है जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर होगा। ठीक है, हमने इसमें 4 तरह से टारगेट्स को बांटा है। एक हमारे डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है, आरआरबीज हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। इसके अलावा नीचे हमारे यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स हैं, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स में आरआरबीज काउंट नहीं होंगे, एसएफबीज काउंट नहीं होंगे क्योंकि इनके लिए सेपरेट है। और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेज हैं,
इन केस में टोटल प्रायोरिटी सेक्टर होगा इनका 40% ऑफ एएनबीसी। एएनबीसी होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। फॉरेन बैंक जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है, इनका भी 40% रहेगा। आरआरबीस का 75% रहेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक का 60% रहेगा। ठीक है, यूसीबीस की बात करें तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर इनका यूसीबीस का भी 60% रहेगा। ठीक है, अब जो फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस है, इनका जो 40% है उसमें इन्हें बोला है कि अप टू 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो मतलब इनके लिए 32% तक इनका एक्सपोर्ट क्रेडिट में रहेगा और मिनिमम 8% या फिर 8 से ज्यादा भी रख सकते हैं वो पीएसएल की दूसरी कैटेगरीज में। दूसरी कैटेगरीज कौन सी हो गई? ये सारी हो गई या जो भी और हमारी एक्स्ट्रा थी वो। ठीक है, आरआरबीस की हम लोग जब बात करते हैं, आरआरबीस को क्योंकि 75% का टारगेट दिया गया था, however lending to medium enterprise, social infra and renewable energy shall be reckoned up for priority sector achievement to 15% of ANBC। तो आरआरबीज अगर मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दे रही हैं, सोशल इंफ्रा को लोन दे रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को लोन दे रही हैं, वो 15% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर 15% से ज्यादा किया तो प्रायोरिटी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 15% का ही काउंट किया जाएगा। जब एग्रीकल्चर के लिए हम लोग बात करते हैं तो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स या फॉरेन बैंक के केस में 18% इसका टारगेट है। ठीक है, विच एवर इज हाइयर, है ना। 14% इज प्रिस्क्राइब फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, आउट ऑफ विच अ टारगेट ऑफ 10% इज प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यहाँ आरआरबीस की बात करें तो आरआरबीस के लिए भी वही कंडीशन रहेगी और एसएफबीस के लिए भी वही कंडीशन रहेगी। क्या? 18% इनका टारगेट है एग्रीकल्चर की, 18% तो करना ही करना है। उस 18% के अंदर अंदर 14% जो है, 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को करना है, मतलब जो हमारे इंडिविजुअल टाइप के फार्मर्स हैं। ठीक है, और इस 14% के अंदर भी 10% हमारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को करना है। कौन से? जिनकी 1 हेक्टेयर तक या फिर 1 से 2 हेक्टेयर तक की लैंड है उनके लिए। बट ये वाला जो क्राइटेरिया है ये हमारे फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस एप्लीकेबल नहीं है। यूसीबीज के लिए भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि यूसीबीज होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे सिटीज के अंदर होते हैं, रूरल एरियाज में नहीं होते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस का टारगेट 7.5% है सबके लिए, इंक्लूडिंग यूसीबीज। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक्स, जो हमारे डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक या फॉरेन बैंक है 20 ब्रांचेस से ज्यादा के, वो 12% उनका वीकर सेक्शन का टारगेट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 12% है वीकर सेक्शन का टारगेट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी 12% है। बट रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ये टारगेट 15% का होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें 75% इन्हें पीएसएल मेंटेन करना है, जिसमें एग्रीकल्चर का भी लोन देना है। और ये क्योंकि ऑलरेडी वीकर सेक्शन की काफी सारी कैटेगरीज ओवरलैप करती हैं, जो हम आगे अभी चलकर देखेंगे वीडियो में, वो ऑलरेडी ओवरलैप करती हैं इनके साथ में जो एग्रीकल्चर के बाकी लोन्स हैं, तो इसलिए इनको ये टारगेट 15% का दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगर कोई बैंक या फिर अपना यूसीबी हुआ, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हुआ, फॉरेन बैंक हुआ, अगर वो पीएसएल पूरा नहीं करते हैं, उस केस में क्या? उस केस में कुछ फंड्स होते हैं जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आरआईडीएफ, या फिर कोई और फंड जो कि नाबार्ड, सॉरी, या फिर कोई और फंड जो कि नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, मुद्रा, कोई भी इन फंड्स को चला रहा है। कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई टाइम टू टाइम बैंकों को यह बोलता है कि आपका पीएसएल में शॉर्टफॉल है तो आपको उतना शॉर्टफॉल अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर फंड में डिपॉजिट करना है। आरबीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाएगी बैंक को, आरबीआई बैंक को बताएगा कि कौन से फंड में कितना पैसा डालना है। दिक्कत क्या होती है? बैंक ने अगर लोन दिया होता तो बैंक 6%, 8%, 10% उस पर इंटरेस्ट लेता। बट क्योंकि बैंक नहीं दे पाया, बैंक ने किसी डेवलपमेंट फंड में पैसा दिया, तो वो पैसा 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए ब्लॉक भी हो जाएगा और उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2.5%, 3% या 4%। तो ये एक तरह से बैंक को पेनल्टी का काम करता है। डायरेक्टली मॉनेटरी पेनल्टी नहीं लगाई, उस पैसे को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज किया, बट बैंक को उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। आगे देखते हैं। पीएसएलसी एक कॉन्सेप्ट आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि एक बैंक है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक, और एक हमारे पास कोई फॉरेन बैंक है, से फॉर एग्जांपल एचएसबीसी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ने पीएसएल करा, कितना करा? 60% कर दिया। रिक्वायरमेंट थी 40% की, उसने करा 60%। 20% का ये मार्जिन है उसके पास। अलग अलग कैटेगरीज में होता है, एग्रीकल्चर में होता है या फिर ओवरऑल पीएसएल का होता है, वीकर सेक्शन का होता है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर के होते हैं। 4 सेक्टर के पीएसएलसीज होते हैं। 4 सेक्टर, 4
सेक्टर्स, पीएसएलसी 4 सेक्टर्स में होते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर होगा, स्मॉल मीडियम फार्मर होगा, एमएसएमई होगा, ओवरऑल होगा, इस तरह से है। मैं अगली स्लाइड ले आता हूँ। ओके, एग्रीकल्चर, स्मॉल मीडियम फार्मर, एमएसएमई, ओवरऑल, ये 4 पीएसएल के सर्टिफिकेट्स होते हैं। ओके, पंजाब नेशनल बैंक ने पीएसएल करा 60%, उसको रिक्वायरमेंट थी 40% की। एचएसबीसी ने अपना 32% कर दिया, 8% की कमी है उसके पास। वो क्या करेगा, वो पंजाब नेशनल बैंक को कुछ रुपए देकर, जो भी पंजाब नेशनल बैंक उसकी कोट करेगा, उतने रुपए देके उससे उसका पीएसएल का एक सर्टिफिकेट ले लेगा। तो पंजाब नेशनल बैंक अपना 8% का सर्टिफिकेट एचएसबीसी को दे देगा। एचएसबीसी दिखा देगा जी मैं लोन नहीं कर पाया बट शॉर्टफॉल का मैंने एक सर्टिफिकेट खरीद लिया। एक तरह से वो दिख जाएगा कि वो एचएसबीसी के पैसे से लोन कि एचएसबीसी ने उसकी भरपाई कर दी। अब जो पीएनबी ने एक्स्ट्रा करा, पीएनबी को क्या मिला, उसे सर्टिफिकेट बेचने पर पैसा मिल गया। एचएसबीसी को क्या रहा कि वो लोन नहीं कर पाया, तो जो लॉस उसका वहां पर होता किसी फंड में देने से, इन वाले किसी फंड में पैसा देने से जो लॉस हुआ होता, वो लॉस उसको नहीं होगा। वो एक बार की यहाँ पे कॉस्ट भरेगा और पीएसएल का सर्टिफिकेट ले लेगा उस साल के लिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। एमएसएमई लोन्स जो 50 करोड़ रुपए के होंगे स्टार्टअप्स के लिए भी, जो भी स्टार्टअप्स को भी 50 करोड़ का लोन दिया जाएगा, वो स्टार्टअप जो एमएसएमई के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें भी एमएसएमई लोन्स में काउंट किया जाएगा। ओके, एमएसएमई की हमारे पास ये कंडीशंस होती हैं, है ना, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, ये इनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की एक कंपोजिट क्राइटेरिया है जो एमएसएमई की नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देना होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो लोन दिए जाते हैं वो क्या लोन होते हैं, किस तरह के लोन होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फार्म क्रेडिट भी आएगा और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। ठीक है, फार्म क्रेडिट में खेती बाड़ी के लिए इटसेल्फ या फिर जो एलाइड एक्टिविटीज के लिए है। तो फार्म क्रेडिट का जो लोन आता है, सबसे पहले देखते हैं जो इंडिविजुअल फार्मर्स का लोन है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल फार्मर्स आएंगे इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जेएलजीज, है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स प्रोवाइडेड बैंक मेंटेन डिसएग्रीगेटेड डेटा ऑफ सच लोन्स। ठीक है, अब इसमें क्रॉप लोन्स आ जाएंगे, हमारे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन आ जाएंगे, प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए जो लोन चाहिएगा वो भी आ जाएगा, डिस्ट्रेस फार्मर जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स की इन डेट में है वो भी लोन्स आ जाएंगे, जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लोन से वो भी काउंट होंगे। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को लोन दिया जाएगा फॉर परचेज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस ना, लैंड खरीदने के लिए जो लोन दिया जाएगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, वो भी काउंट आएगा। देन लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ सब्जेक्टेड टू अ लिमिट ऑफ 90 लाख। ठीक है, वो भी आ जाएगा, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट लोन दिया जा रहा है। यह वेयर हाउसेस के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा जाता है, ये उस केस में लोन दिया जाता है। फार्मर्स को अगर कोई स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाने हैं, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड करनी है एग्रीकल्चर पंप्स की, उसके लिए लोन दिया जाएगा। सोलर पावर प्लांट लगाने हैं अपनी जमीन पर, उसके लिए लोन दिया जाएगा। ये हमारा फार्म क्रेडिट के केस में आता है इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए। ठीक, फिर आगे इसमें आता है हमारा फार्म क्रेडिट जो कि कॉर्पोरेट फार्मर्स को या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनीज को दिया जाता है। इस केस में क्या है, इसमें 4 करोड़ पर बोरोइंग की लिमिट लगा रखी है। क्रॉप लोन्स टू फार्मर विच विल इंक्लूड ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर एंड लोन फॉर एलिड एक्टिविटीज। बट एग्रीगेट लिमिट कितनी है, 4 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, लोन्स फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। इसके अलावा लोन अप टू ₹4 करोड़ अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो हमारे वेयर हाउस वाले थे, फॉर नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। लोन अप टू ₹10 करोड़ टू एफपीओ और एफपीसीज, है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को। लोन अप टू 10 करोड़ फॉर परचेज ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ मेंबर डायरेक्टली इंगेज इन एलिड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। बट जो यूसीबीज होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दे आर नॉट परमिटेड टू लैंड टू कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स। तो फिर चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हो या कोई और फार्मर कोऑपरेटिव्स हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उन्हें लैंड नहीं कर सकते। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई लोन चाहिए तो वो 100 करोड़ रुपीस पर बोरोअर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो हो सकता है कि एक कोई बड़ी ऐसी कोऑपरेटिव हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो 2-3 बैंकों से लोन ले ले, तो पूरे बैंकिंग सिस्टम से उन्हें 100 करोड़ तक का ही लोन मिल सकता है फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रा। अब इसके लिए सिर्फ वो एफपीओज वगैरह ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी लोन लेती हैं।
गांव में कोई पुल बनाना है या फिर कोई वाटर शेड बनाना है, कोई कैनाल का डेवलपमेंट करना है, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। कौन सी एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज सर्कुलर में मेंशन है, हमें यहाँ करने की नीड नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी एंसिलरी सर्विसेज। ये भी एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट इसके आप लोग संभाल के रख लीजिए। पहला, जो 50 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए दिए जाएंगे जो कि एग्रीकल्चर या एलाइड सर्विसेज के अंदर है, उन स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक का लोन हमारा एग्रीकल्चर लोन के अंदर आएगा। फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जो हम लोग लोन देंगे अप टू 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, वो आएगा। उसके अलावा जो आरआईडीएफ में या फिर दूसरे फंड्स के अंदर पैसा जमा कर दिया है ना, पीएसएल शॉर्टफॉल में, वो पैसा कौन सा वाला, नाबार्ड के ही दूसरे फंड्स में, वो पैसा यहाँ पे काउंट किया जा सकता है। ठीक है, ये एंसिलरी सर्विसेज वाला एग्रीकल्चर लोन है अंडर पीएसएल। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजेशन एज लैंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जो हमारे फार्मर होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक की होती है वो मार्जिनल फार्मर्स है। वो फार्मर जिनका 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक का है वो स्मॉल फार्मर्स है। इसके अलावा लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स होती है, टेनेंट फार्मर्स होते हैं, है ना, ये हमारे आ जाएंगे इसमें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स है, ये काउंट हो जाएंगे। लोन अप टू 2.5 लाख टू इंडिविजुअल सोनली इंगेज इन एलिड एक्टिविटीज विदाउट एनी अकम्पनिंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। मतलब वो फार्मर्स, ठीक है, जो सिर्फ मान लो जैसे उनकी सिर्फ डेयरी चल रही है ना, उनके पास कोई जमीन है नहीं है, वो मैटर नहीं करता, वो सोलली एलिड एक्टिविटीज के ही अंदर है, तो उन्हें 2.5 लाख रुपए तक का लोन। लोन टू एफपीओज एफपीसीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स एंड कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स जो एग्रीकल्चर या एलिड एक्टिविटीज के अंदर हैं। अगेन यूसीबीज आर नॉट परमिटेड टू लैंड टू कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स। इसके अलावा लैंडिंग ऑफ बैंक्स टू एनबीएफसीज एंड एमएफआईज फॉर ऑन लैंडिंग इन एग्रीकल्चर। जब कोई एनबीएफसी या म्यूचुअल फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कोई बैंक लोन देता है और इन टर्न वो एनबीएफसी या फिर एमएफआई एग्रीकल्चर के लिए लोन देती हैं, तो वो हमारा पीएसएल के अंदर काउंट किया जाता है। हाउएवर ये वाला जो है ये हमारा आरआरबीज के लिए, यूसीबीज के लिए, एसएफबीज के लिए और लोकल एरिया बैंक्स के लिए काउंट नहीं किया जाता। ये सिर्फ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओके, एक हाउसिंग लोन की कंडीशन अभी रिवाइज हुई है। इसमें क्या होता है, हाउसिंग लोन की कंडीशन में सिटीज को हमने 3 तरह से बांट दिया। कौन कौन सी सिटीज हो गई, वो सेंटर्स हो गए जो 50 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है, वो हो गए जहां 10 लाख या 50 लाख के बीच की पॉपुलेशन है, और वो हो गए जहां 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने कितना भी महंगा घर खरीद लिया और वो पीएसएल में काउंट हो जाएगा, वो फिर प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है ना। अब कोई आदमी गुड़गांव में कैमिलियाज में जाके 100 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा है, तो वो प्रायोरिटी वाला सेक्टर नहीं है। 100 करोड़ का फ्लैट लेने वाला आदमी ऑलरेडी बहुत अमीर होगा, है ना। बट वही किसी आदमी को गाजियाबाद में, नोएडा में, बरेली में, मुरादाबाद में, रोहतक में घर खरीदना है, हो सकता है उसे उसकी जरूरत हो, वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट हो जाए। किस केस में, अगर 50 लाख एंड अबव की पॉपुलेशन है, वहां पे घर की कॉस्ट 63 लाख होनी चाहिए। 10 लाख और 50 लाख के बीच में घर की कॉस्ट 57 लाख होनी चाहिए, और 10 लाख से कम वाले एरिया में घर की कॉस्ट 44 लाख होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट होती है कि घर की कॉस्ट, इतने तक का घर, लोन कितना, इतने तक का। पहले केस में 50 लाख, मतलब अगर 50 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है, वहां पे 63 लाख तक का घर, और उस घर के लिए 50 लाख तक का लोन अगर दिया है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर काउंट होगा। यही घर अगर 65 लाख का हो जाएगा तो काउंट नहीं होगा, या फिर ये लोन अगर 55 लाख हो जाएगा तो भी ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन नहीं होगा। सेम वे जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख और 50 लाख के बीच में है, वहां पे 57 लाख रुपए तक के घर के लिए 45 लाख रुपए तक का लोन हमारा प्रायोरिटी सेक्टर कहलाएगा। और सिमिलर फैशन में जो छोटे शहर होंगे, टीयर 3 या टीयर 4 सेंटर, जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, वहां 44 लाख रुपए तक के घर के लिए 35 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर कहलाएगा। ये तो बात थी नया घर खरीदने के लिए। लोगों को अपना घर रेनोवेट भी कराना होता है, घर में कुछ टूट फूट हो गई उसे भी ठीक कराना होता है, लोग उसके लिए भी लोन लेते हैं। तो उसके केस में सेंटर्स की कंडीशन यही है, ड्वेलिंग यूनिट की कॉस्ट यही है। अब पूरा घर तो तोड़ के नया नहीं बनवाया जाएगा ना, उसे थोड़ी ना आप फिर प्रायोरिटी बोलेंगे कि भाई उस पर तो ऑलरेडी इतना पैसा, जब वो पूरा घर तोड़ के नया बनवा रहा है, वो प्रायोरिटी नहीं बना ना। रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर के लिए, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन नहीं, रीमॉड्यूलेशन बोलेंगे हम लोग इसे, या फिर रिपेयर टू डैमेज बोलेंगे, 15 लाख तक का, 12 लाख तक का, 10 लाख तक का, इसी क्राइटेरिया में हमारे पास लोन जो होगा हाउसिंग रिपेयर का, वो प्रायोरिटी सेक्टर के क्लासिफिकेशन में
आएगा। आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या आता है इसके अंदर। अब हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जो भी बैंक कोई लोन दे रहा है 35 करोड़ रुपए तक का, ओके, किसी बड़ी कंपनी को, जो कोई अपना ऐसा सेटअप लगा रहा है, मान लो आप एक विंडमिल का सेटअप लगा रहे हो डेजर्ट में कहीं जाके, या फिर आप सोलर बेस्ड पावर जनरेटर का सेटअप लगा रहे हो अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं, कॉमर्शियल यूज के लिए, वहां पे 35 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर कहलाएगा। और अगर आप अपने घर में ही मान लीजिए आपने सोलर प्लांट लगवाया है अपने घर के यूज के लिए, तो 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आएगा। एक्सपोर्ट के केस में हमने पीछे पढ़ा था एक्सपोर्ट क्रेडिट का, जो हमारे फॉरेन बैंक्स के लिए है। एक्सपोर्ट क्रेडिट आरआरबीज और लोकल एरिया बैंक्स हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आरआरबीज और लोकल एरिया बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो डोमेस्टिक बैंक्स होंगे, ओके, इनके लिए इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ एएनबीसी, और जो अपर लिमिट है सैंक्शनिंग की 40 करोड़। तो इनका 2% ऑफ एएनबीसी और 40 करोड़ रुपए तक का लोन एक्सपोर्ट क्रेडिट में बैंकों का काउंट होगा। जो फॉरेन बैंक्स होंगे 20 या उससे ज्यादा ब्रांचेस के लिए, उनके लिए भी यही कंडीशन है। और जो 20 से कम ब्रांचेस के लिए हैं वो 32% तक का लोन अपना दे सकते हैं। फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं वो 32% तक एएनबीसी प्रायोरिटी सेक्टर में दे सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए अवेलेबल नहीं होता है। आगे देखते हैं। एजुकेशन में जो लोन जाएगा, एजुकेशन का लोन 25 लाख रुपए पर बोरोवर तक होता है, ओके। 25 लाख रुपए से अगर ज्यादा का कोई एजुकेशन लोन ले रहा है फॉरेन एजुकेशन के लिए या किसी और चीज के लिए, वो आपका पीएसएल में काउंट नहीं होगा। एमएसएमई को जो भी बैंक लोन दिया जाएगा वो प्रायोरिटी सेक्टर काउंट होगा। इवन स्टार्टअप्स के लिए जो एमएसएमई कैटेगराइज हो रही होंगी या होने वाली होंगी, उन्हें भी 50 करोड़ रुपए तक का लोन पीएसएल के अंदर काउंट किया जाएगा। एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग तरह के लोन होंगे, आपके एग्रीकल्चर के लोन पीएसएल में काउंट होंगे। बट जो लोन फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कंडीशन है कि 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर लोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट है ओवरऑल एग्रीकल्चर इंफ्रा के लिए बैंकिंग सिस्टम में। किसी इंडिविजुअल बोरोवर की बात नहीं हो रही है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात हो रही है, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान है या फिर कोई वेयर हाउस डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। उसमें 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम बात हो रही है। इंडिविजुअल में ऐसा नहीं कि किसी किसान ने जाके अपनी खेती के लिए लोन ले लिया 100 करोड़ का, वो कोई नहीं लेता है। इंफ्रा बनता है, पूरा नहर बनाई जा रही है उसके लिए, या फिर वाटरशेड डेवलपमेंट किया जा रहा है, या इस तरह का कुछ काम हो रहा है। आगे देखते हैं सोशल इंफ्रा के अंदर क्या है। अगर स्कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटेशन हो रहा है तो 8 करोड़ रुपए पर बोरोवर। अगर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज है 12 करोड़ पर बोरोवर। इसे थोड़ा रब कर देता हूं, दोबारा इस चीज को समझिए। 8 करोड़ पर, एक हाइलाइटर से करते हैं, 8 करोड़ पर बोरोवर और 12 करोड़ पर बोरोवर। 8 करोड़ किस केस में हो रहा है? स्कूल ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए, स्कूल ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। 12 करोड़ किस केस में हुआ? हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। कहां पे? टीयर 2 टू टीयर 4 सेंटर, मतलब बड़ी मेट्रो सिटीज की बात नहीं हो रही है, टीयर 2 टू टीयर 4 सेंटर्स की बात हो रही है। वो हर स्टेट गवर्नमेंट की एक लिस्ट होती है जहां पे बताया जाता है कि उनके कौन से सेंटर, बैंकिंग के टर्मिनोलॉजीज में कौन से सेंटर टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, सॉरी टीयर 6 है, ये टीयर 4 नहीं है, टीयर 6 है। तो टीयर 2 से टीयर 6 सेंटर्स में डेवलपमेंट के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन जो होता है वो पीएसएल में काउंट होता है। किस कंडीशन पे? कोई स्कूल बना रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज लगवा रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज करवा रहे हैं, उसमें 8 करोड़ पर बोरोवर। और अगर आप कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी बना रहे हैं, हॉस्पिटल नर्सिंग होम बना रहे हैं, तो 12 करोड़ पर रुपए पर बोरोवर, वो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इसमें काउंट होगा। फिर आता है आपका अदर वीकर सेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपकी विमेन बोरोवर्स होती हैं। विमेन बोरोवर का 1 लाख रुपए तक का लोन आपका पीएसएल में काउंट होता है। या आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं रूरल एरियाज के अंदर, एसएचजी, जीएलजी, इनमें 2 लाख रुपए तक का लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है। आपके कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे पेंटर्स होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो अलग अलग ट्राइब के, अलग अलग रूरल एरियाज की फोक आर्ट्स करते हैं, जैसे कोई बिहार की मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले पेंटर्स हैं। उन तरह के लोगों को 1-1 लाख रुपए तक का लोन जो होता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काउंट किया जाता है। इस पॉइंट के साथ में हम लोग अपने प्रायोरिटी सेक्टर का वीडियो कंप्लीट करते हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी का इस स्क्रीनशॉट में वापस आ गया कि जो बैंक लोन होंगे अप टू 35 करोड़ टू बोरोवर्स, है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी में दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज, और उसके अलावा इंडिविजुअल्स के लिए जो लिमिट जाएगी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए वो 10 लाख पर बोरोवर जाएगी। ये रिन्यूएबल एनर्जी का था। अदर्स के अंदर क्या आता है, अदर्स के अंदर ना द फॉलोइंग लोन्स अप टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स आर एलिजिबल फॉर पीएसएल। क्या, माइक्रो फाइनेंस लोन जो दिए जाएंगे, है ना, बैंक जो इंडिविजुअल को या फिर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एसएचजीज जीएलजीज को दे रहा है। ठीक, क्राइटेरियाज का आरबीआई ने बना रखा है, वो हमें देखने की नीड नहीं है यहाँ पे। तो जो माइक्रो फाइनेंस लोन बैंक इंडिविजुअल्स को या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के इंडिविजुअल्स को दे रहा है माइक्रो फाइनेंस, वो हमारा पीएसएल के अंदर अदर्स के अंदर काउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो एसएचजीज या जेएलजीज को 2 लाख तक का लोन दिया जा रहा है फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमईज। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर और एमएसएमई के लिए नहीं, इसके अलावा की एक्टिविटीज के लिए अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जेएलजी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को अगर लोन दिए जाते हैं 2 लाख तक का, है ना, लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 लाख, वो हमारे पीएसएल के अंदर काउंट होते हैं। अभी कौन से लोन हो सकते हैं, लोन्स फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, या फिर कोई और ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो एसएचजीज ने शुरू करी है। लोन टू डिस्ट्रेस्ड पर्सन, है ना, अब जो लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन है इसमें डिस्ट्रेस फार्मर्स नहीं आएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स, मतलब वो वाले डिस्ट्रेस फार्मर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स के लिए वो नहीं आएंगे। बट लिमिट कितनी, 1 लाख पर बोरोवर टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स। ठीक है, वो डिस्ट्रेस पर्सन को भी जो लोन दिए जा रहे हैं अप टू 1 लाख, वो हमारे पीएसएल के अंदर आएंगे। लोन सैंक्शन टू स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एससीज एंड एसटीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ परचेज एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स एंड और द मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे अदर्स में आएंगे। स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक का लोन दैट आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमईज। ठीक है, तो एमएसएमई और एग्रीकल्चर के अलावा अगर किसी स्टार्टअप को अप टू 50 करोड़ का लोन दिया जा रहा है, वो भी पीएसएल की अदर कैटेगरी का पार्ट बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वीकर सेक्शन के जो लोन्स हैं, वीकर सेक्शन के लोन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वीकर सेक्शन के लोन्स कौन से होते हैं, जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जो आर्टिशियंस को विलेज या कॉटेज इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं अप टू 2 लाख। बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो एनआरएलएम वगैरह के अंदर या सेल्फ या एसआरएमएस की स्कीम्स के अंदर बेनिफिशियरीज होते हैं, उन्हें जो लोन दिए जाते हैं। एससीज या एसटीज को जो लोन दिए जाते हैं। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें जो लोन दिए जाते हैं। एसएचजीज या जेएलजीज ग्रुप के लोगों को जो लोन दिए जाते हैं, या फिर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एसएचजीज जेएलजीज, उन्हें जो लोन दिए जाएंगे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, या फिर जो इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज हैं उन्हें 2 लाख रुपए पर बोरोवर तक का लोन वीकर सेक्शन में दिया जाता है। डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, ये जितनी भी हैं ये सारी ओवरलैपिंग कैटेगरीज ही होती हैं वीकर सेक्शन की। ठीक है, तो इन लोगों को जो भी लोन दिए जाएंगे वो हमारे वीकर सेक्शन के लोन्स माने जाएंगे। ये सब हमारी ओवरलैपिंग कैटेगरीज हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, या माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट अवेल्ड बाय प्रधानमंत्री जनधन खाता, है ना, एज पर द लिमिट एंड कंडीशंस, वो भी हमारा क्लासिफाइड अंडर वीकर सेक्शन होता है। अब इन स्टेट्स वेयर वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाइड विल कवर ओनली द नोटिफाइड माइनॉरिटीज, है ना, जैसे पंजाब है, मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को नोटिफाई किया हुआ है। उन लिस्ट को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इन स्टेट्स के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगर नोटिफाइड है तो उनको भी हम लोग यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बैंक अपना प्राइवेट सेक्टर का टारगेट अचीव नहीं कर पाता, उस केस में हम लोगों ने देखा कि जो आरआईडीएफ होता है जिसे नाबार्ड मैनेज करता है, बैंक का शॉर्टफॉल अमाउंट या तो यहाँ जमा करवा दिया जाता है, या फिर आरबीआई डिसाइड करके बताएगा कि किसी और फंड में, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी या मुद्रा के ऐसे किसी और फंड में पैसा जमा कराना है या आरआईडीएफ में जमा कराना है। कहाँ कराना है ये डिटरमाइन करना काम होता है आरबीआई का। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक ओवरऑल टारगेट होता है, एक सेक्शनल टारगेट होता है। अगर ओवरऑल पीएसएल के टारगेट में कुछ कमी आती है, अगर मान लीजिए 5 परसेंटेज पॉइंट्स तक की कमी है तो बैंक रेट -2% उसे इंटरेस्ट मिलेगा। 5 से 10% के बीच में कमी है तो बैंक रेट -3% इंटरेस्ट मिलेगा।
10% से ज्यादा की कमी है तो बैंक रेट -4% मिलेगा। अभी हम इस केस को देख लेते हैं, बैंक रेट -2% को। मान लेते हैं बैंक की कमी आ रही है 10 करोड़ की, ठीक है, और वो 5 परसेंटेज पॉइंट्स कम है। बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसे 10 करोड़ रुपए यहां जमा कराने पड़ेंगे। बैंक रेट चल रहा है 6% के आसपास, तो बैंक को इफेक्टिव रेट कितना मिलेगा उस पर, 4% मिलेगा, है ना। बैंक 4% ही तो कर पाएगा जब बैंक रेट हमारा 6% है। तो अब ये जो पैसा जाएगा, ये जाएगा 5 साल के लिए, 8 साल के लिए ना, कुछ इस तरह से रहेगा। तो बैंक को इस पर अर्निंग कितनी हुई, 4% की। अगर इसी 10 करोड़ रुपए को बैंक ने लोन में दिया होता तो अर्निंग कितनी होती, 8%, 9% या 10%। और जहां से ये पैसा आया है, जो कस्टमर का डिपॉजिट है, वहां कितना देना पड़ रहा है, 6% के आसपास, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट हुआ तो। अब वो 6% पे तो बैंक को ये पैसा पड़ रहा है, बट बैंक को मिलेगा कितना, अगर प्रॉपरली लोन देता तो बैंक को बेनिफिट होता। यहां पर क्या हो रहा है, बैंक को 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कस्टमर को कितना देना पड़ रहा है, 6% के आसपास। तो बैंक पे पेनल्टी नहीं लगी, बट एक तरह से पीनल एक्शन हुआ। ये तो था हमारा ओवरऑल शॉर्टफॉल का। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में शॉर्टफॉल हो रहा है ना, ओवरऑल शॉर्टफॉल नहीं है बट कोई सब टारगेट मिस हो गया, उस केस में बैंक रेट -2% पॉइंट्स ही इसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। अब ये मिस क्लासिफिकेशन जो होगा पीएसएल का, ये शॉर्टफॉल है, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन बताएगा, और आरआरबी के केस में नाबार्ड बताएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कॉमन गाइडलाइंस है पीएसएल की कुछ, क्या, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ही चार्ज होना है, इसमें कुछ वैसे नहीं जाना। जो सर्विस चार्ज होगा, कोई लोन रिलेटेड चार्ज नहीं जाएगा 50,000 तक के पीएसएल लोन्स पे, ठीक है। कोई एडॉक सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, कोई इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। रिकॉर्ड, रिसीट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना पड़ेगा बैंक के पास में कि डेट ऑफ रिसीट कब हुई एप्लीकेशन की, लोन सैंक्शन कब किया, डिसबर्स कितना किया, और अगर रिजेक्शन किया है तो रिजेक्शन का रीजन क्या है, क्यों उस लोन को रिजेक्ट किया जा रहा है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन, बैंक शैल प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट ऑफ receipts of application for priority sector loans. Bank's board shall prescribe time limit within which the bank communicate its decision in writing to the applicants. तो अगर आपने लोन अप्लाई करा और आपका लोन पीएसएल की कैटेगरी में फिल कर रहा है, उस केस के अंदर बैंक को एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा सारा, दूसरा अगर बैंक आपका लोन रिजेक्ट भी कर रहा है तो आपको रीजन बताएगा, और आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट देगा कि हाँ आपका लोन पास हो रहा है, आपका लोन फेल हो रहा है, अगर बैंक आपको लोन नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, बैंक को ये सब कुछ राइटिंग में आपको देना पड़ेगा। बैंक शैल एंश्योर दैट द लोन कैटेगराइज्ड एज पीएसएल आर ग्रांटेड फॉर अप्रूव्ड purposes and the end use is monitored by putting in place proper internal system and control. Each PSL loan is classified only in one of the 8 identified categories जो हमने एचआर सीमा वाली पढ़ी है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसके साथ हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये मेरा टेलीग्राम का मेन चैनल है, ये चैनल मेरा स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी के लिए है, और ये आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप है। यहाँ पे आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।